जैसे अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो हम लार्ज कैप में एलोकेशन कराएंगे या मल्टी एसेट में, जहाँ क्यों? पे थोड़ा सा, क्योंकि लार्ज कैप जो बड़ी कंपनियां हैं वो जल्दी उभर जाती हैं किसी भी हम्म। त्रासदी से। ओके। और मल्टी कैप में देने का फायदा ये है कि क्लाइंट का जो अगर रिस्क एपेटाइट कम है हम्म। तो उनको थोड़े से कंजर्वेटिव प्रोडक्ट दिए जाएं, ओके। सो दैट डाउन साइड पे भी उनको कम दिखे लेकिन रिटर्न्स बाद में एक ठीक ठाक अमाउंट दिखे। एंड जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते थे लोग, उनको बहुत भारी नुकसान है। पिछले 1.5-2 साल में वो कहते थे कि जैसे आज लगाओ पैसा कल कमा लो, हम्म। इस तरह के इन्वेस्टर हमेशा नुकसान में रहते हैं। हम्म। क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशंस में हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ही करता है, वो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं हम्म। शॉर्ट टर्म में कमाने के लिए। हम्म। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको कभी भी इस तरह की साइकिल्स का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो तो बैठे ही लॉन्ग टर्म के लिए है। हम्म। और अगर आप एंटर अगर आज करना चाहते हैं मार्केट में, तो जैसे मैंने कहा कि स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करें। अगर आपने 100 रुपये लगाने हैं तो शुरू में 10-10 रुपये करके ही लगाएं, डायरेक्ट मार्केट में लगाना अभी टाइम नहीं है। चाहिए नहीं। जो भी न्यू इन्वेस्टर है, आई वुड से कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। हम्म। म्यूचुअल फंड बहुत लेवल पे आपका रिस्क मिटिगेट कर देता है। हम्म। आप एक कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फंड पकड़ें अच्छे फंड हाउस का, और उसमें इन्वेस्ट करें, सो दैट फंड मैनेजर आपका बहुत सारा बर्डन उठा लेता है। हम्म। दोस्तों, हाल ही फिलहाल में क्या हुआ कि जब वॉर चल रहा है अभी, और शुरू में लगा कि बहुत थोड़े समय के लिए वॉर होगा, तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी किसी को। मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने भी थोड़े पैसे लगाए होंगे तो आपने भी मार्केट में लगाए होंगे। और अब ये वॉर जो बढ़ता चला जा रहा है, और स्पेशली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है कई बार हमें डराता है कि हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, या कब और लगाना चाहिए। तो ये सब जो दुविधाएं होती हैं कई बार हमें समझ में नहीं आता, अनलेस कि हमारे पास कोई ऐसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो या जिससे हमारा पर्सनल टच हो, जिससे हम अपना ओपिनियन लेते रहें। तो मैंने सोचा क्यों नहीं माइंड टॉक में एक ऐसे ही एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुलाते हैं। उनकी खुद की अपनी जर्नी भी है। तो जैसे हम कहते हैं कि यूनिक स्टोरी हम आपको ले आते हैं, तो उनकी यूनिक स्टोरी के थ्रू मैं थोड़ा सा आपको मदद भी करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनको बड़ा ही होनहार पाया। मैं उनसे जुड़ा हूँ करीब 10 सालों से, और उन्होंने जैसे भी एडवाइस दी, मुझे जो भी एडवाइस दी है, चूँकि मैं समर्पित था तो वो लेता चला गया, और मुझे हमेशा एक बड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो आज हमारे साथ जो वो मेहमान हैं, बेसिकली हम रुपए पैसे की ज़्यादा बात करेंगे और उनकी स्टोरी भी आपको बताऊँगा, बड़ी ही यूनिक स्टोरी है। और जब मैं इनके साथ घूमता हूँ, कभी बातचीत करता हूँ, मीटिंग, तो मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो इनका जो एक्सपीरियंस रहा है फाइनेंस में, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं कहूँगा आप चाय कॉफ़ी ले करके इनको सुनें, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आए जो वॉर ने थोड़ा आपके कॉन्फिडेंस को हिला रखा है। हमारे जो मेहमान हैं आज के, उनका नाम है मिस्टर सुमित कुमार गुप्ता। इनका जो पहला इंटरेक्शन हमारे से हुआ था, तब ये एचडीएफसी बैंक में एज ए बैंकर काम किया करते थे। मैं डायरेक्ट उनके पास आपको ले चल रहा हूँ, और बाकी चीज़ें हम उनसे खुद ही जानने की कोशिश करेंगे। सुमित जी, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है। और धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बुला पाया। आप इस चीज़ के लिए रेडी हुए, क्योंकि जब से ये वॉर चल रहा है तो हम लोग रियली, जो आम जनता है जो इसका एक्सपर्टीज़ नहीं रहती, उसको थोड़ी सी परेशानी रहती है हमेशा। जी। तो ये बातें हम करेंगे, बट चूंकि मैंने बताया हमारा जो माइंड टॉक है सुमित जी, ये है यूनिक स्टोरी का। और यूनिक स्टोरी है कि नहीं है, कई लोगों को लगता है अरे मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है। बट अगर मैं आपके बारे में जो जानता हूँ, आपकी स्टोरी अपने आप में बड़ी यूनिक रही है, आप बड़े शैतान भी रहे हैं। तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा, कहाँ से ये शुरुआत हुई आपकी ज़िंदगी की? आप दिल्ली को बिलोंग करते थे या कहीं और से आए दिल्ली में? तो थोड़ा बताएं अपने बारे में आप। अ, मेरी मदर यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। हम्म। एंड ओरिजिनली हम हरियाणा से हैं, तो उनकी यहाँ पे जॉब थी तो हम यहीं पे पले बड़े हैं। मेरी स्कूलिंग रुडलो कैसल से हुई। देन उसके बाद ग्रेजुएशन हमने जाकिर हुसैन कॉलेज से करी। देन उसके बाद एमबीए करा, और फिर इसके बाद प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली हमने जॉब स्टार्ट करी। हम्म। वहाँ पे मुलाकात आपसे हुई, ऐसे ही बैंक एग्जाम करते थे। हमारा ग्रुप ऐसा था जो पढ़ाई में भी था, लेकिन हम एंजॉय ज़्यादा करते थे। हम्म। क्योंकि स्कूल के बाद पाबंदिशें हटी हमारे यहाँ से, हम्म। तो कंट्रोल करने के लिए कोई था नहीं, तो हमें लगा कि ये ज़िंदगी का
मस्त फेज है, इसको एंजॉय किया जाए। अच्छा। उस टाइम करियर की भी इतनी चिंता नहीं होती थी। तो कहाँ रहते थे आप उस समय? उस टाइम हम रहते थे यमुना विहार, दिल्ली यमुना में। विहार में आप जी, शुरू से वहीं रहते आए हैं, शुरू यमुना से विहार वहीं में? रहे हैं। अच्छा। और आपने कहा कि आप अकेले अपने यहाँ के संतान थे, आई मीन बेटे? नहीं, मेरी एक सिस्टर हैं, सिस्टर हैं, लेकिन लड़के आप ही थे। लड़की। तो इसलिए आपको एक फ्री मिल गया जोन की, मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, फ्री ऐसा? नहीं मिला, मदर फादर ने हमेशा ये कहा कि भाई तुम्हारे डिसीजन तुम लो, क्योंकि मैं स्कूल तक तो ब्राइट था 12th में। हम्म। तो माँ बाप को ये लगा कि ये अपने बेसिस पे खुद ही एडमिशन मिला जाकिर हुसैन कॉलेज में। पहले कट ऑफ बहुत हाई जाती थी, अच्छा। अच्छा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेना वाज लाइक एन अचीवमेंट कि चलो आदमी को हम्म। बिना किसी सोर्स के एडमिशन मिल गया। हम्म। फिर उसके बाद उनको लगा कि अपना आप जर्नी है संभाल लेगा। बट तो मुझे एक डाउट है कि क्या आपको अपने आप मिल गया था? क्योंकि मैं आपको जो समझता हूँ, आपकी लियाजनिंग बड़ी अच्छी है, आपकी नेटवर्किंग अच्छी है। तो जी, माँ बाप को तो आपने बोला होगा कि फेयर वे में मिला है, बट आपने कहीं जैक तो नहीं लगाया उस टाइम तक मैं स्कूल टाइम तक मैं बहुत पढ़ाकू था। था? है। तो मेरे को अगर मेरा केएमसी कॉलेज में नाम आ गया था हम्म। उस टाइम, लेकिन इतनी भी बोलने की हिम्मत नहीं थी हम्म। कि वहां पे जाके प्रिंसिपल को अप्रोच करके कहते कि मेरी लास्ट लिस्ट जो लिस्ट पब्लिश होती है उसमें मेरा नाम था, अब सिंस मैं मिस कर गया हूँ तो आप कृपया उसको। अच्छा, तो आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं उस टाइम होता इतना था? कॉन्फिडेंस नहीं था। ओह! ये अच्छा। कॉन्फिडेंस जब कॉलेज में हम सर्कल में घूमे, थोड़ा सा पॉलिटिक्स देखी, कॉलेज की यूनियन बाजी देखी, फिर उसके बाद सर्कल उस हिसाब से बढ़ता चला गया, क्योंकि पढ़ाई से हट के और चीजों में जब इन्वॉल्व हुआ तो वो कॉन्फिडेंस एक नया डेवलप हो गया है। अच्छा, तो वो एक्सपोज़र जो है, वो बहुत सिग्निफिकेंट उसने रहा। आपको डेवलप किया आपके उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस को। अपने राइट छोड़ो, हमें दूसरों के राइट भी बचाने आ गए। अच्छा। एक टाइम था जब हम अपना ही नहीं बोल पाए। तो तो वो कौन-सी ऐसी घटना थी उस समय जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दी कि फिर आप दूसरों के लिए भी फाइट करना शुरू किए, उनके राइट्स के लिए? बेसिकली अवेयरनेस आ गई कि हुँ, कहाँ पे आप बोल सकते हो अपने हक के लिए और कहाँ नहीं बोल सकते हो। हुँ, हुँ, कहाँ पे सेंसिटिव है सिचुएशन, कहाँ पे इनसेंसिटिव मामला है, वहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। हुँ, तो वो अकल आई। फिर उसके बाद जब इतने बड़े ग्रुप में हम घूमे फिरे, तो सबका एक एक्सपीरियंस जो होता है ना, उससे आपको हर चीज एक्सपीरियंस करोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हुँ, हुँ, बट सिंस यू आर सिटिंग इन अ वेरी गुड ग्रुप, और वो हुँ, बहुत बड़ा ग्रुप था, हम आपस में पूरे दिन जेलिंग करते थे। हुँ। तो सब लोगों का एक नेक्टर जो होता है ना एक्सपीरियंस का, वो फिल्टर होके अपने को इनवाइट मिल गया वो कॉलेज के ज़माने में। कॉलेज के ज़माने में। तो ये आप इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि ऑन कैमरा आप बड़े ही डिसेंटली बोल रहे हैं, क्योंकि आपके दोस्तों से मुझे जो पता लगा था कि आप शैतानी बहुत करते थे। आप लोगों को परेशान भी करते थे, भले ही फन में करते थे। तो वो वाकया बताएँ, आपने सीधे ऐसा बताया कि बस आपका पास नहीं, बहुत वो अच्छा ग्रुप था। शैतानी करके भी ना लोगों का पेशेंस लेवल पता चला कि कौन कितना सहन कर सकता है। अच्छा। और अपना भी आपने बढ़ाया? अपना भी पता चला कि मैं कहाँ तक किसको छेड़ सकता हूँ या मेरी कैपेसिटी कहाँ तक है हुँ, छेड़ने हुँ, की। उससे क्या हुआ, लोगों का टॉलरेंस पता चला और अपनी भी कैपेसिटी पता चली। और वो हुँ, फिर उसके बाद जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी तो उसको बैलेंस आउट करने का सिचुएशन आ गया। पहले बैलेंस करना नहीं आता था। लाइक अगर हम किसी को छेड़ रहे हैं तो हमें नहीं पता कहाँ रुकना है। लेकिन जो प्रोफेशनली वी आर एंगेज्ड इन द बैंकिंग सेक्टर, तो थोड़ा सा समझ में आया कि क्लाइंट को हाँ, कैसे हैंडल करना है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का ये एडवांटेज मिला क्या कि बात है, क्या पीपल हैंडलिंग जो है आपको, पीपल हैंडलिंग वहां से आ भले ही गई। आपने उन्हें मिसहैंडल किया, हम्म। बट इवेंचुअली वो पीपल वो हैंडलिंग धीरे आपको धीरे, वो क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से डील करा, हाँ, तो समझ में आया कि किसको किस लेवल तक क्या क्या बात सुनना है। पसंद है और क्या नहीं सुनना पसंद है। मे बी हम आगे बात करेंगे, शायद यही आपका एक पर्सनालिटी होगी जो आपको हेल्प किया और इसने आगे चल के आपको काफ़ी ऊंचाइयों पे ले गए आपके एरियाज में। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया? मैंने ग्रेजुएशन करी बीकॉम ऑनर्स, अच्छा, बीकॉम। तो आप फाइनेंस में ही जाना चाहते थे? फाइनेंस, प्योर फाइनेंस। अच्छा, आपको इंटरेस्ट क्यों था ऐसा? पैसे बहुत ज़्यादा थे घर में या कम थे इसलिए आप ज़्यादा कमाना चाहते थे? नहीं, साइंस साइड में मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, हुँ। और फिर उसके बाद आप एक गलत राह पे निकलते हो अगर आप ज़्यादा पैसे खर्चवा के फिर अब मेडिकल लाइन में जाओ, जैसे आज जो हुँ, देखते हैं हम। हुँ। तो उस टाइम हमें ये समझ में आता कि माँ बाप के कम खर्चवा के अपने दम पे ही करना है जो करना अच्छा, है। अच्छा, 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 तो अच्छा। कॉमर्स लाइन वो ऐसी है जो कि बहुत एक्सपेंस नहीं कराती माँ बाप के या ओके, किसी के भी। ओके। तो वहाँ पे क्या है, फिर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मैथ्स वगैरह ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था मैथ मेरा। था, ओके। तो इसलिए फिर आपने कॉमर्स किया और प्लस आपका एक बैंकिंग बढ़िया में। फैमिली में होने का एडवांटेज ये है कि आप शुरू से कैलकुलेटिव और फाइनेंस की तरफ इंक्लाइंड होते हो। जी, जी, जी। तो इस तरह से मतलब बीकॉम ऑनर्स यही प्लान किया था कि फाइनेंस में ही जाना है। तो फिर आप एचडीएफसी में आपने कब ज्वाइन किया? एचडीएफसी मैंने ज्वाइन किया था 2011 में। 2011 में। ओके, तो कितने साल वहाँ पर काम किया आपने? एचडीएफसी में मैंने 3.5 साल काम किया। 3.5 साल। उससे पहले मैंने कोटक महिंद्रा में किया, हुँ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम किया। हुँ, हुँ। 7-8 साल काम करने के बाद हुँ, हुँ। मुझे ये जिस्ट आया कि
कुछ अपना ही करके ज़्यादा हो सकता है। मैं बैंक के लिए वहाँ पे टियर 1 एम्प्लॉयी रहा हमेशा, हुँ, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। हुँ, तो मुझे आवाज़ आई कि भई खुद अपने लिए करो तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। हुँ, क्योंकि आप क्लाइंट्स को अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हो। हुँ। फिर उसके बाद आई थॉट कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। क्या चीज़ आपको बैंक से अलग किया जब आपने सोचा कि मैं अपना खुद का बैंक काम में करूँगा? कुछ प्रोडक्ट जो कस्टमर सेंट्रिक नहीं होते थे, वो हुँ, हमें टारगेट दिया जाता था, हुँ, हुँ, लाइक इंश्योरेंस। ओके, अब वो कस्टमर को पुश करना होता था। जी। सिंस मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती थी किसी को मिस सेल करने का, तो मुझे लगा कि मैं इन्वेस्टमेंट तो अच्छी तरह से देख सकता हूँ, हुँ, बट इंश्योरेंस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ओके। और वो प्रोडक्ट कहीं न कहीं क्लाइंट को कई सालों बाद पता चलता था कि मुझे मिस सेल हुआ है हुँ, उस टाइम में। आज तो हुँ, अवेयरनेस फिर भी बहुत है हुँ, प्रोडक्ट्स की। हुँ, हुँ, लोगों को पता चल जाता है एक क्लिक करने पे कि ये हुँ, प्रोडक्ट के क्या इनबिल्ट हुँ, स्ट्रक्चर हैं, क्या हुँ, है। उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आप जो हुँ, क्लाइंट को बोलते थे वो मान लेते थे। हुँ, हुँ, तो वो एक्सपीरियंस लगा कि किसी न किसी को हम कितना ही अच्छा प्रोडक्ट दें बैंक की तरफ से, बट लेकिन वो कहीं न कहीं कस्टमर को कमा के नहीं तो देता। वो आपको अच्छा नहीं वो लग रहा अच्छा था। नहीं लगा, फिर मैंने कहा मैं कमा के दूँ किसी को, या हुँ, अपना ही एक कैरेक्टर जो है वो मेरे उससे ऑनेस्टी वाली तरफ से हुँ, दूसरी तरफ जा रहा था। हुँ, मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे जहाँ पे लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई रिटायरमेंट फंड वहाँ पे लगा दिया, हुँ, और उनको बोला गया कि ये आपको एक ही बार देना है। हुँ। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक बार लगा दी, और नेक्स्ट ईयर पता चला उन्हें सेम अमाउंट का प्रीमियम फिर देना है। आप तो ये कह रहे हैं उन्हें पता था, मेरे केस में मुझे बता के वो लिया ही नहीं गया था। मुझे आज भी हैरानी है, मुझे इस लगता है मेरा जो होम लोन का था उसके नीचे कोई पेपर साइन कराया या कैसे हुआ? वही चीज़ अपने को लगी कि वहाँ पे रह के कस्टमर का डिसऑनेस्टी वाला पार्ट जो अपने को एक्सेप्टेबल नहीं था। हाँ, तो वो तो आप वहाँ से इसीलिए हमने सोचा कि हम अपना काम करते हैं, मैं और आता हूँ आपके अपने काम पे। मैं ये भी बता दूँ बाद में हालाँकि बैंक ने वापस रिप्लाई दिया बोले आपके केस की वजह से उन्होंने एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन कराया, कि ऐसी चीज़ घटना घटी कैसे। सो दे वर क्वाइट थैंकफुल हुँ, कि चलिए आपकी वजह से हमारा ये नोटिस में है और मेरा जो पैसा था वो वापस आ गया था। तो वहाँ से आप ऑन एथिकल ग्राउंड्स नॉट एथिकल आई डोंट थिंक कि बैंक वाज़ अनएथिकल बट आपका खुद की आत्मा जो है, वो कह रहे थे कि मुझे मज़ा मुझे नहीं आ नहीं रहा है। करना। अंडर प्रेशर जो सेल होते हैं वो आपसे पॉसिबल नहीं हो वो रहा था। पॉसिबल नहीं हो पाया। तो वहाँ से आपने क्या किया? खुद का काम करना शुरू किया? जी, एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और व्हाट एडवाइज़र और समथिंग? शुरू में आई वाज़ नॉट क्लियर, तो इन्वेस्टमेंट मैंने लोगों को कराया स्टार्ट, हुँ, हुँ, बट जैसे ही 2-3 साल में जो वो फ्लेवर आया, इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न आने चालू हुए, हुँ, देन उसको सीरियसली लिया कि हाँ, इसमें रिटर्न बनते हैं लोगों को और कमाई भी होती है। हुँ, हुँ, क्योंकि बैंकिंग में इतना टाइम रिसर्च वगैरह का नहीं मिलता था। नहीं होता था। उसके बाद जब टाइम मिला, कमाने का हम लोगों को समझ में आया, मार्केट समझ में तो पहले से ही आती थी, बट लेकिन देखा कि रिटर्न्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। जब वो चीज़ आई तब लगा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बनना बेटर है। हुँ, हुँ, दैट नहीं वाज़ वैसे इन 2015 2015। में। ओके, तो 15 में आपने अपना काम शुरू किया कॉन्शियसली कॉन्शियसली। और एडवाइस करना कस्टमर को शुरू किया। जी। और मेरे ख्याल से मैं भी आपको उसी दरमियान मिला था। ख़ैर मैं 2011 में मिला था। हुँ, मुझे एक बात बताएँ, मैं ये जानना चाहता हूँ आपको क्योंकि मैं थोड़ा-सा कह सकते हैं कि इनडिफरेंट रहता हूँ। आपसे भी एडवाइस लिया, जो आपने बोला मैंने मान लिया। बट जनरली जब ऐसे क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, हुँ। तो आपका क्या अनुभव है? क्या कई बार आपसे भी गलती होती है? गलती होती है, और हमें पता है क्लाइंट को 2 से 3 साल लगते हैं आपके साथ कम्फर्ट आने में, हुँ, हुँ। बिकॉज़ हर बंदा अपने आईक्यू और अपने इंटेलिजेंस पे बिलीव करता है। हुँ, हुँ। अनटिल अनलेस आप कुछ रिज़ल्ट जनरेट करके दो उनको कि हाँ, भई ये हमने मार्केट से बेटर करके दिया है। हुँ, जब वो एक्सपीरियंस अच्छा आता है क्लाइंट को, देन ही स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ, ये बंदा कैपेबल है करने के लिए। हुँ, हुँ, और उसके बाद रेफरेंस भी आपको जब भी मिलते हैं 2-3 साल बाद, जब हुँ, क्लाइंट हैप्पी होता है। अगर हुँ। क्लाइंट हैप्पी नहीं है तो आपको रेफरेंस भी नहीं देगा। तो क्लाइंट का क्या पैरामीटर है हैप्पीनेस का, अगर आप 2-4 चीज़ें बताना चाहें? जनरली आपने क्या महसूस किया? क्लाइंट क्या देखते हैं आप क्लाइंट जैसे सर्विस देखता है प्रोवाइडर वैल्यू से? एडिशन, कि ओके। ये काम अगर कोई भी कर सकता है। हुँ, हुँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लाइंट के हम बैठे उनके पेपर वगैरह लेके, तो वहाँ पे एक छोटी सी पर्ची थी जिस पे उनका एक एनपीएस नंबर लिखा था। हुँ, वो कह हुँ, रहे तो बहुत छोटी अमाउंट गई थी, कभी आई थिंक हुँ, स्टॉप भी हो गई। हुँ, बट वहीं पे बैठ के मैंने थोड़ा गूगल वगैरह सर्च करके उनके सारे डिटेल निकाली, देन इट केम आउट टू बी 25 लाख रुपए। हुँ, हुँ। देन अच्छा ही उन्हें सेड, पता ही नहीं था? उन्हें पता ही नहीं था। ओह! देन ही सेड कि 25 लाख रुपीस, हुँ, बिकॉज नेटवर्थ एकदम इंक्रीज हो गई हाँ, आदमी की, एंड हाँ, ही वाज इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जी। जब 25 लाख रुपए ऐसे मिले, हुँ, तब उन्हें लगा कि हाँ, फिर उसके बाद जब उनकी एलोकेशन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की वहाँ पे रिटर्न्स मोर देन 20% आए, हुँ, तब उन्हें लगा कि ये कैपेबल है। देन हुँ, उन्होंने अपने जितने भी रिलेटिव्स थे, जो कि बहुत सीनियर पोजीशन पे भी थे, उनसे भी सीनियर पोजीशन, बट ही वाज
a CFO रोल पर्सन इन अ कंपनी, इन अ रेप्यूटेड कंपनी। तो उनके घर वाले सब मानते थे कि फाइनेंस में इनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं है। जब वहां से रेफरेंस मिला तो उस फैमिली का जितना भी पोर्टफोलियो था वो मुझे मिल गया। इसी तरह बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो छोटे अमाउंट से शुरू में स्टार्ट करते हैं, बट लेकिन बिहेवियरल मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मार्केट आज डाउन है बिकॉज ऑफ वार और समथिंग, तो जो उन्होंने अभी साल 1.5 साल 2 साल पहले स्टार्ट किया है वो डरते हैं कि हमारा पैसा खराब तो नहीं हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा। इस टाइम पे उनको अगर सेंसिटिवली मैनेज करा जाए तो वो पैसा भी अच्छा कमाएंगे और वो लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़े रहते हैं। कैसे करते हो? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि दर्शक भी ना इन पहलुओं को समझना ज़रूरी होता है। मैं तो आपके टच में रहा, एज़ अ फ्रेंड भी रहा, हम्म, तो मैं कुछ चीज़ें परस्यू करके भी आपसे समझ लेता था, बट हर कोई नहीं कर पाएगा ना जहाँ पे जस्ट अ प्रोफेशनल जी। आउटलुक हो। तो कैसे करते हैं? जैसे सपोज़ करिए कि अभी 1.5 साल से मैं आपका कस्टमर हूँ और अभी सिचुएशन ये है। हम्म। आपने बोला कैपेबिलिटी दैट आई नो वेरी वेल, रिलायबिलिटी कैसे आती है? क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले शुरू से ही बताते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, हुँ, हुँ, मिनिमम 5 इयर्स। तो उनको माइंड मेकअप करके आना ही है, तब इन्वेस्ट करना है जब 5 इयर्स का मिनिमम टेन्योर हो। हुँ, हुँ, अब वो 1.5 साल में अगर कोई कहता है कि पोर्टफोलियो डाउन है या हुँ, मार्केट में ये सब सिनेरियो क्रिएटेड है, तो हमें एक्सपीरियंस के साथ पता है कि वार सिनेरियो टेम्परेरी है हुँ, हुँ, और साल 1.5 साल 2 साल रहेगा इसका इम्पैक्ट। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी भी इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में नुकसान उठा के नहीं गया। हुँ, हुँ, नुकसान हमेशा उसी का होता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, से आता है। लॉन्ग टर्म में इससे बेटर इंस्ट्रूमेंट कहीं नहीं है ओके। और लोगों ने बहुत 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 कमाया है इस हुँ, मार्केट में। हुँ, बट लेकिन कमाया उसी ने है जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आता है। लॉन्ग टर्म में तो रहता ऑन बोर्ड करने से पहले ही रिस्क प्रोफाइलर बता दिया जाता है कि 5 साल से पहले है। आपको कंसर्न नहीं रहना है। फिर भी अगर मैं डर गया, मान लीजिए जैसे मैं मज़ाक करता था आपसे ना कि वर्ल्ड हम्म। वॉर आने वाला है, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको शेयर करता था। हम्म। बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जिनको आपने कन्विंस तो किया है, हम्म। बट वो थोड़े से डरे हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको लगता है ये वॉर खिंच जाएगा 27 तक। हम्म। ऐसा अभी तक कोई क्लाइंट जनरली एक्सपीरियंस हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने शुरू में ऑनबोर्ड करते रेपो शेयरिंग इतनी अच्छी करी थी। हुँ, हुँ, कभी कभी आदमी डरता है तो उस टाइम पे उनको टेक्टफुली मैनेज करना है। हुँ, हुँ, बस ये देना होता है कि देखो, आप कोई भी पीछे 20 साल का इतिहास उठा लो, जिसमें हमने कोविड भी देख लिया, जहाँ पे हुँ, हुँ, एक सिनेरियो ऐसा बना था कि शायद दुनिया खत्म हो जाएगी, हुँ, हुँ, लेकिन उसी के 4 महीने बाद पॉजिटिव वाइब्स आई, लोगों ने कमाना चालू हुँ, किया। हुँ, तो पुराने एक्सपीरियंस से हम उनको बता सकते हैं बता कि ये सकते जब भी हुआ, रशिया यूक्रेन का जब स्टार्ट वार हुआ, हैं। तो सब उस टाइम मार्केट बहुत डाउन हुँ, थी, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, उससे लोग बहुत जल्दी निकल गए। हुँ, तो ये भी एक ऐसी ही टेम्परेरी सिचुएशन है, और एक बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं लोग कि व्हेन एवरीबॉडी इज स्केर्ड इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अर्न। हुँ, हुँ, और जब सब कमाने की सोच रहे हो तो दैट इज द टाइम टू एग्जिट। ओके। तो वो कुछ पुराना एक्सपीरियंस, कुछ क्लाइंट्स इतने डील करे बैंक में रह के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रह के, तो बिहेवियर मैनेज करना आ गया है थोड़ा सा क्लाइंट को। और जनरली अपना जो नीश क्लाइंट है वो उसी हिसाब से लिया जाता है हुँ। कि जो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने अच्छी बात बताई, कुछ ऐसे भी क्लाइंट मिले होंगे जिन्होंने आपको कुछ सिखाया होगा? एक क्लाइंट ने कोविड के टाइम पे बहुत डर के, उन्होंने कहा पैसा सब कुछ, दुनिया खत्म होने वाली है, निकाल दो। मैंने कहा सर नहीं निकालना। तो वो खुद जाके अपना इक्विटी से पोर्शन डेट में शिफ्ट करके आ गए। बाई चांस उनके 10 फंड थे तो उन्होंने 8 फंड तो कर लिए, 2 रह गए। जब हम 1 साल बाद रिव्यू करने के लिए बैठे उसके 6-8 महीने बाद, तो उस फंड के अंदर मोर देन 70% की रिटर्न थी। हुँ, देन आई सेड कि यहाँ पे रिटर्न आपको 10 साल में भी इतनी डेट में नहीं मिलेगी जितनी इक्विटी में मिलेगी। आफ्टर दैट ही स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ, सुमित इज गिविंग राइट एडवाइस। हुँ, तो कई सारे एक्सपीरियंस है जहाँ पे क्लाइंट एक एग्जाम्पल सेट कर देता है दूसरे क्लाइंट के लिए। हुँ, अब वो स्टेटमेंट किसी भी क्लाइंट को नाम हटा के अगर दिखाएंगे तो वो कहेंगे एक्चुअल में जब सब डर रहे हो तो उस टाइम पैसा लगाने का पैसा टाइम लगाने होता है। का। इट इज जस्ट दैट कि आपको होल्ड करना है और अपने बिहेवियर को मैनेज करना है। और आपका जो एक एंगल मैंने देखा रिलायबिलिटी, मैंने ये भी देखा कि थोड़ी सिंसियरिटी भी है कि जब आपसे कोई काम कराएँ, जैसे हाल-फिलहाल में आपने जो मेडिकल इंश्योरेंस कवर है, तो हम्म। मैं जस्ट ऐसे ही सटल वे में ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वेदर यू आर बीइंग सिंसियर और नॉट। तो आप फॉर्म भर रहे हैं और जो चीज़ें आपने बोली, तो ये आपने बचपन से था या ओवर अ पीरियड आपने डेवलप किया? क्योंकि मैंने आपके दोस्तों से आपके जो कॉलेज के टाइम का सुना है, उसके हिसाब से मैं आपको बहुत सिंसियर नहीं मानता। तो कहाँ से आया ये बताया हो? मेरा मानना है कि क्लाइंट को आपकी जरूरत शायद सालों में 1-2 बार ही पड़नी है। ओह यस, राइट, अगर एब्सोल्युटली। आप उस टाइम नहीं खड़े हो तो फिर क्लाइंट कहेगा कि क्या बात है, ये बिल्कुल। मेरी जरूरत के टाइम नहीं खड़ा हुआ। तो हाँ, मुझे लगता है जरूरत के टाइम पे आप जरूर खड़ा होना चाहिए, बाकी तो चीजें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें तो कुछ करना नहीं है। तो एब्सोल्युटली, बैंकिंग का एब्सोल्युटली। एक्सपीरियंस भी ये देखा, अगर क्लाइंट साल में एक बार सर्विस लेता है ना, हुँ, उसका रिगार्ड कई साल तक रहता है। हुँ, तो हुँ, इसलिए जब उसको जरूरत है
तब तो आपको यू हैव टू ये स्टैंड कहाँ विद से हिम। सीखा? ये आपका अपना है या जनरली आपके फील्ड में ऐसा कहा जाता है? मेरे को बैंक में बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो दिए गए जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी। ओके। बट मैंने वहाँ देखा इशू यही था कि क्लाइंट कहता मेरी कोई चीज़ नहीं समझता, अपने प्रोडक्ट सब पिच करने आते हैं। राइट, राइट, तो राइट। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा अपनी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कराते हैं, प्रोडक्ट की हम बाद में बात करेंगे। और हुँ, मेरा शुरू से एटीट्यूड ये रहा है कि मैं कभी किसी के पास बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाता। हुँ। बिज़नेस इज़ द मोटिव, मुझे याद है, बैंक नो, तो मुझे याद है आपका बट मैं बिल्कुल। कभी प्रोडक्ट जाके बात नहीं करता और यस, कभी मैंने यस। ये नहीं कहा कि प्रेशर नहीं डालते थे आप। प्रेशर नहीं हाँ, डाला। हाँ। तो व्हेन यू हैव फंड्स, ये पब्लिक के पास जब भी किसी के पास अगर कोई बिज़नेस करना है, तो वो पहले रिलायबिलिटी ही देखेंगे। हुँ, अगर रिलायबिलिटी है तो उनके पास कहीं से भी कोई ऑप्शन आया तो ही विल कॉल यू फर्स्ट, हुँ, हुँ, कि यार वो उसने मेरे को उस टाइम में बहुत हेल्प करी थी, सबसे पहले उन्हीं को करते हैं। हुँ, हुँ, तो वो एक एक्सपीरियंस बैंकिंग में भी रहा। फिर जैसे मैंने बोला कि कॉलेज टाइम में इतने लोगों से डील करी। जब भी आप किसी के टफ टाइम में उसके साथ खड़े होते हैं, जो वो बॉन्डिंग उस टाइम बनती है, मैं नहीं मानता और कभी बन सकती है। हुँ, अच्छे टाइम में तो आपके साथ सब खड़े हैं, हुँ, बुरे टाइम में आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। हुँ, तो वो उस टाइम में बुरा टाइम, आई वुड नॉट से कि हर टाइम बुरा टाइम है, क्लाइंट को हुँ, कई बार बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है, बट हुँ, आप उनको अगर राइट वे में पोर्ट्रे कर दो तो उनको लगता है ये तो कुछ है ही नहीं, यस, अदरवाइज ही इज स्टक्ड। यस, यस, यस। तो वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली यही है। हुँ। और यू आर अ जेई गुड और रिलेशनशिप गाय। करेक्ट। हाँ, ये आपको लगता है? मुझे तो लगता है आपके सर्किल में औरों ने भी बोला सर्कल में मतलब सर, हमारा काम ही उस चीज़ से है रिलेशनशिप। कि अगर रिलेशनशिप नहीं मैनेज करेंगे तो बिजनेस नहीं है। और शायद बैंकिंग की रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिवीजन ही इसलिए बोला जाता है कि आप सीखें। हुँ, आज की जनरेशन क्या करती है, वो सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करती है। हुँ, और अच्छी बात है, हमने 10 साल पहले छोड़ दिया। तो जो रिलेशन डेवलप हुए उसके बाद क्लाइंट से, तो एक अच्छे लेवल पे आके हम खड़े हो सके। चलिए। और अगर ये नहीं रहता, लैक ऑफ एम्पैथी रहती है, लैक ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट रहती, तो आई डोंट थिंक सो कि हम इस लेवल पे आ सकते। तो क्या जर्नी रही सुमित जी आपकी 10 साल में? आप कहाँ से कहाँ पहुँचे? जहाँ तक मुझे पता है आपका अपना कोई कंपनी या अपने ही नाम से चलाते हैं आप? मेरी अपनी एक कंपनी है, श्रीजी फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री नाम जी से। फाइनेंशियल, एसजी फाइनेंशियल आप जी, जिसे कहते हैं। जी। ओके। तो शुरू में थोड़ा टफ टाइम रहा क्योंकि बैंक में मैं अच्छे लेवल पे था, वहाँ पे हुँ, मेरी अर्निंग बहुत थी। हुँ, स्टार्टिंग में एकदम इतना फ्लो नहीं आता है। हुँ, फिर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स रही, मदर-फादर बहुत जल्दी चले गए, कुछ अदर चीज़ें रहीं जिसकी वजह से मैं फ़ोकस नहीं हो पाया। बट येस, मैंने आपको कहा जैसे शुरू में जो क्लाइंट थे उनकी एलोकेशन अच्छी हुई, 2-3 साल में जब वो रिज़ल्ट्स अच्छे चालू हुए तो मेरा भी इंक्लिनेशन उस तरफ गया और क्लाइंट भी एंगेज अच्छे से हुआ। तो वो राइट टाइम पे राइट चीज़ हुई, तो आज ये है कि उसका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट दिखता है। अभी देयर इज़ लॉट टू बी डन। आई वुड नॉट से कि मैंने अभी बहुत कुछ अचीव कर ऑफ लिया है। कोर्स अभी तो आप मिडिल एज में भी नहीं अभी एंटर तो किए हाँ, प्रॉपर्ली। बट अब ये है कि एक डायरेक्शन है, अब एक अच्छा खासा बेस बन गया है। हुँ, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अब तो कोई क्या ऐसी सर्विसेज़ देते हैं आप? इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोलूँ आप लोग शायद इसे प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, तो क्या-क्या हम सर्विसेज़ हैं आपकी? बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में कराते हैं, बॉन्ड्स में कराते हैं। प्लस कुछ जो प्रोटेक्शन नीड है, जैसे इंश्योरेंस हो गई, जैसे हुँ, आपके केस में हुआ, हुँ, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस या हुँ, प्रोडक्ट इंश्योरेंस हुँ, हुँ, या डिसीजन इंश्योरेंस, वो इस तरह के प्रोडक्ट कस्टमर को उनकी नीड के हिसाब से हुँ, बताते हैं। हुँ, और मिस सेल करने का कोई भी हमारा पर्सपेक्टिव नहीं हुँ। रहता, ना कोई पुश करने का पर्सपेक्टिव रहता। तो आपने बॉन्ड और म्यूचुअल फंड बोला, साथ में ये जो क्या स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक्स, उसे क्या कहते हैं? स्टॉक्स कहते हैं या इक्विटी कहते हैं कुछ? इक्विटी ही बोलते हैं उसको, इक्विटी ही बोलते बट हैं। वो शेयर्स वगैरह ये सब इक्विटी का ही उसमें भी पार्ट है। आपकी एडवाइज़री सर्विसेज़ रहती हैं। उसमें बहुत कम है क्योंकि हम बहुत सेलेक्टिव क्लाइंट्स पे काम करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होल्ड कर पाए। ओके, तो मेजरली आप म्यूचुअल फंड मेजरली एंड बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में डील करते म्यूचुअल हैं। फंड और बॉन्ड में। और आपके म्यूचुअल फंड का कैसा नॉलेज है? आपको क्या लगता है? हालाँकि ये ब्लंट क्वेश्चन है, हम्म। बट मैं अगर आपको बोलूँ, तो आपको कैसा लगता है? आपका ये नॉलेज बेस कहाँ से आता है? तो सर नॉलेज तो आदमी रोज सीखता है, हुँ, हुँ, और रोज जो सिचुएशन है वो अनसर्टेन है। हुँ। एक ही की है कि आप पेशेंस रखें और आपकी एलोकेशन ठीक हो। दो चीजें ठीक है, आपने अगर अच्छी चीज में लगा रखा है और आपको पेशेंस है तो नहीं, तो आप। मैं ये जानना चाहता हूँ एलोकेशन कैसे है? जैसे म्यूचुअल फंड में कहते हैं ना कौन से हाउसेज़ हैंडल करते हैं, कुछ ऐसा होता है ना, फंड मैनेजर्स होते फंड हैं। मैनेजर्स होते हैं। एक तो हुआ कि मैं आपसे पूछूं और आपने बोला लगा दूं। अगर हम्म। मुझे थोड़ा जानने को इंटरेस्ट है कि कौन सा सिक्योर्ड है या अच्छा है, तो उसके क्या हिंट तो होते होंगे, क्लाइंट के पॉइंटर्स? रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम एलोकेशन इस तरह करते हैं, और वैल्यूएशन किस चीज़ की कब अच्छी है। जैसे अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो हम लार्ज कैप में एलोकेशन कराएंगे या मल्टी एसेट में, जहाँ क्यों? पे थोड़ा सा, क्योंकि लार्ज कैप जो बड़ी कंपनियां हैं वो जल्दी उभर जाती हैं किसी भी हम्म। त्रासदी से। ओके। और मल्टी कैप में देने का फायदा ये है कि क्लाइंट का जो अगर रिस्क एपेटाइट कम है हम्म। तो उनको थोड़े से कंजर्वेटिव प्रोडक्ट दिए जाएं, ओके। सो दैट डाउन साइड पे भी उनको कम दिखे लेकिन रिटर्न्स बाद में एक ठीक ठाक अमाउंट दिखे। तो
ये बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम जैसे वार सिनेरियो है, तो हमने बहुत सारा पोर्शन क्लाइंट्स का पहले ही कंज़र्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया था, जो लगते थे हमें कि इन्वेस्टमेंट जिनका एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट कम है। ओके। और जो एग्रेसिव हैं, उनको कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने हर साइकिल देखी हुई है। हुँ, तो नया इन्वेस्टर को शुरू से हैंडल पिछले 1.5-2 साल से ऐसे कर रहे हैं हम कि उनको शुरू से ही एक कंज़र्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स कराइए, ओके। सो दैट इस टाइम पे उनको नुकसान ज़्यादा ना दिखे, हुँ। और रिटर्न्स अगर मीडियोकर भी है ना, देन उनको नेक्स्ट साइकिल आने तक वो खुद एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि वी विल अर्न आउट ऑफ इट। और आप हाउसेस कैसे देखते हैं कि जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सपोज़ करिए आईसीआईसीआई प्रू हुँ। या कोई और सुंदरम ये, तो मुझे कैसे पता कि ये हाउस एक अच्छा हाउस है, हमारे फंड को अच्छा इन्वेस्ट करेगा, हुँ। दूसरा हाउस उतना अच्छा नहीं है? उसका ना सबसे बड़ा फ़िल्टर ये है कि वो एथिकल कितना है। जैसे ओके, कुछ फंड हाउसेज़ ऐसे थे जिनके डेट इंस्ट्रूमेंट जो सेफ माने जाते हैं, उन्होंने उसमें भी रिस्की बेट ली। ओके, जैसे अभी जैसे बैंक की बात करते हैं, हम 81 बॉन्ड जो उन्होंने बेचे, कह के सेफ हेवन है, बट दे वर नॉट सेफ हेवन। ओके, तो ओके। इसी तरह के जो फंड हाउसेज़ हैं, जहाँ पे जो प्रोडक्ट बोला गया है वही लिया गया है, और किसी तरह की माल प्रैक्टिसेस नहीं है। बट आपको लगता है कॉमन मैन ये समझ पाएगा? ये आप लोग ज़्यादा समझते होंगे ना? हम इसलिए इन्वॉल्व होते हैं, कॉमन इसीलिए मैन ओके, और एक क्लाइंट के अंदर ये हम हमारे अंदर एक यही थोड़ा-सा डिफरेंस है, सिंस वी आर इनटू दिस फील्ड। दिस तो फील्ड। हम ये पास्ट ट्रैक चैनल कर लेते हैं कि बेसिकली ये फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली कितने सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हुँ, कितना ब्यूटीफुली मैनेज कर रहा है, कितनी उसकी एवरेज टेन्योर है कंपनी के अंदर, हुँ, और वो कितना बड़ा फंड मैनेज कर रहा है। एथिकल इज द फर्स्ट ग्राउंड। अगर हुँ। वहां पे किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिस है, वी डोंट यू डील इन डोंट दैट प्रोडक्ट। रिकमेंड ओके, ओके। मैं एज़ अ कॉमन मैन अपने को रखता हूँ ना, तो मुझे यही सब समझ में नहीं आता। आपसे पहले भी कुछ एक लोग कहते थे सर ये कलर है, मैंने कहा मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता। तो राइटली आई गॉट योर पॉइंट। चूँकि आपने बात छेड़ी ये अनसर्टेनिटी की और वॉर के टाइम का, तो इस समय जो सिचुएशन है उससे बढ़िया कोई सिचुएशन ही नहीं है समझने का और आपकी नॉलेज जानने का कि इसमें क्या करना चाहिए एक इन्वेस्टर को। एक तो ये है कि जो आप पे डिपेंड है या किसी और की सर्विस ले रहे हैं जो वो कह रहे हैं कर दो। इस टाइम क्लाइंट को ये देखना है कि मैंने जो बिजनेसेस है अच्छे, उन्हीं प्रोडक्ट में पैसा लगाना है, और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। हुँ, शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो चीज़ आज से 2 साल पहले 100 रुपीज़ की अवेलेबल थी, आज वो अगर 80 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। हुँ, हुँ, यस, अनसर्टेनिटी इज देयर, और हुँ, जो कि वो यूएसए के प्रेसिडेंट साहब हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, हुँ, एंड सिंस इट इज़ द लीडिंग इकोनॉमी, तो इसका इम्पैक्ट सब पे आ रहा है। हुँ, मिडिल ईस्ट बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट है, यूरोप की पोजीशन टाइट है, और जितने भी एनर्जी क्राइसिस से जितना प्रॉब्लम हो रहा है, उससे इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगा। हुँ, हुँ। बट आई थिंक अगर स्टैगर्ड वे में हम इन्वेस्ट करें, तो हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं आने वाले टाइम में। व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टैगर्ड वे? स्टैगर्ड वे मतलब, अगर किसी ने 100 रुपीज़ लगाने हैं, तो हर डिप पे अगर वो 10 रुपीज़ लगाए, हुँ, हुँ, या हर अनसर्टेनिटी पे जब लगे कि कुछ मार्केट क्रैश करता है, हुँ, हुँ, और पर्सपेक्टिव शुड बी मोर देन 5 इयर्स। हुँ, हुँ, तो यहाँ पे अगर वैल्यूएशन अच्छी बनेगी, हुँ, तो श्योरली वो बहुत अच्छा पैसा कमा के जाएंगे, और उनकी इन्वेस्टमेंट जो एक्सपीरियंस है, इट विल बी अमेजिंग। ओके। इस टाइम डरने का टाइम नहीं, इस टाइम लगाने का मतलब टाइम है, लगाने का टाइम है। मतलब निकालने का नहीं है इस समय, लगाने लगाने का का टाइम टाइम है। है। हुँ, 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 और कभी भी किसी ने टफ टाइम में पैसा लगाया, उसने बहुत कमाया है। वो एक कहावत है ना कि जो लंगड़े घोड़े पे लगाता है, वो बहुत कमाता है। हुँ, हुँ। तो ये मार्केट इस टाइम बट क्या प्रॉब्लम में पता है। ये सिचुएशन चला जाए 2027 तक। यूक्रेन रशिया ड्यूअल था, हम्म, बाइलैटरल, यहाँ ट्राइलैटरल हो चुका है और धीमे-धीमे आप देख रहे हो कि यूरोप में भी प्रॉब्लम है। हम्म, ट्रंप ने वो फ्रेंच प्रेसिडेंट को कुछ बोला, ये है। हम्म। तो एक आपको नहीं दिख रहा है कि डिफरेंसेस या रिफ्ट बढ़ रहे हैं, ये घटने का नाम नहीं ले रहा है? डिफरेंसेस रहेंगे सर, बट सबसे अच्छी चीज एक बात बोली जाती है कि बिजनेसेस तो हमेशा ही रहेंगे। हुँ, आदमी खाना खाना कभी नहीं छोड़ेगा, हुँ, मोबाइल यूज करना नहीं छोड़ेगा, हुँ, जो उसकी डेली की नीड है वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये सब चीजें बना कौन रहा है? बिजनेसेस। हुँ, तो अगर आदमी जिंदा है, तो बिजनेसेस चलेंगे, बिजनेसेस चलेंगे तो लोग कमाएंगे, कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट, अगर आप उन्हीं के पार्ट बनेंगे तो इन्वेस्टमेंट बना के कमा जाएंगे। तो अगर आप मान के चलो ये वार सिनेरियो लंबा चल जाता है, तो हम वेपन बनाने वाली मशीन में इन्वेस्ट कर देंगे। वेपन वालों का जो है स्टॉक बढ़िया रहेगा। तो जिस चीज की डिमांड हो सकती है, तो वो वहां पे आप पैसा लगा के कमा सकते हो। अच्छा। बट ये बड़ा सिंपल फंडा है कि जब तक ह्यूमन बीइंग है, उनका कंजम्पशन है, तो देर इज अ मार्केट, और कंजम्पशन रहेगा तो मार्केट रहेगी रहेगी। हम इंडिया में बैठे हैं, जहाँ की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ठीक है। तो हम लोग बहुत बड़ा कंजम्पशन सेंटर है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में आई डोंट थिंक सो कहीं है। फिर हम लोगों की सबसे एडवांटेज क्या है कि वी आर द यंगेस्ट
इकोनॉमी? सिंगल बिग नेशन। अच्छा। हम लोगों की मीडियन एज इस टाइम चाइना से बहुत कम है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे कमाने का और अर्निंग का अपॉर्चुनिटी बहुत मैसिव है। और इंडिया आज इस स्टेचर पे खड़ा है कि यहाँ पे इस टाइम जो इन्वेस्ट करेगा वो एक अलग ही लेवल पे कमा के निकलेगा। अच्छा। लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है इस टाइम पे, मोदी जी का विजन इतना स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है यहाँ से कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वी आर इन सेफ हैंड्स। ओके, वी आर इन सेफ हैंड्स। यही सब आप सबको बोला करिए, अपने जो कस्टमर भी हैं, यू आर इन सेफ हैंड्स। वो फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं आप कुछ कह रहे थे, बोल दे। मैंने तो मजाक में बोला था आपको, वो उनको भी तो आप पहला बोलते ही चीज रहती है क्लाइंट को अपनी तरफ से, तो हम यही बोलते हैं यू आर इन सेफ हैंड्स। बट वो बिहेवियर जब चेंज होता है वार सिनेरियो में, तब उनको थोड़ा सा सेंसिटिविटी मैनेज करनी पड़ती है। ओके, मुझे फिर भी आप बताओ कि सपोज करिए अभी सेंसेक्स बॉम्बे के हिसाब से 73,000 है, समथिंग है। हाँ, आपको नहीं लगता अगर ये 60 पे आ गया, 55 पे आ गया, तो पैनिक बढ़ जाएगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि स्टैगर्ड वे में लगाइए। अच्छा। अगर 73 की चीज अगर 82 में अगर इंडेक्स था जब हम्म 73 आ गया तो दैट मीन 10% फॉल है। हम्म अगर ये 10% और फॉल होता है हम्म तो आप 20 रुपीज लगा दीजिए। फिर 10% अगर फॉल होता है हम्म तो आप पूरा 100% लगा दीजिए, बिकॉज इससे नीचे नहीं जाएगा। हम्म देन यू हैव टू वेट, हम्म क्योंकि प्रोडक्टिविटी अगर एक सिंगल स्टेटमेंट अच्छी आती है कि वॉर सिनेरियो खत्म हो गया, देन नोबडी विल बी एबल टू पिक द फ्लो आपको ऑफ द मार्केट। आपको वो याद है, करीब 35 से 8,000 पे आया था, याद है? तब आप शायद बैंक में ज्वाइन कर रहे होंगे उस समय, एग्जैक्टली। समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम पे मेरा यही एक्सपीरियंस था कि जिन्होंने हिम्मत करके पैसा लगाया, हाँ। नेक्स्ट 3 इयर्स बाद उनकी नेटवर्थ ही अलग हो गई थी ऑल टुगेदर, बिकॉज उन्होंने हिम्मत दिखाई उस टाइम पे और स्टैगर्ड वे में लगाया। तो जो स्टैगर्ड वे में लगाता है या मंथली एसआईपी के मोड में लगाता है वो बहुत अच्छा कमाता है, क्योंकि वो हर सर्किल को एवरेज कर लेता है। ओके, बट मुझे पता है वॉर इन जनरल अभी किन किन सेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, और स्पेशली जो आपके फील्ड में ट्रेडर्स हैं या स्टॉक मार्केट को, ये किस ढंग से इन्फ्लुएंस करता है? सर, वॉर इस टाइम सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जो डायरेक्टली क्रूड से इम्पेक्टेड है। ओके। जहाँ जहाँ फ्यूल यूज़ होता है या क्रूड इम्पैक्ट यूज़ होता है, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए अभी बहुत हाई लेवल का इन्फ्लेशन है, जिसका कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट आने वाले टाइम में आएगा। क्योंकि जैसी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट, जैसे सीमेंट एक प्रोडक्ट है, पेंट है, कितने सारे केमिकल्स हैं जो फ्यूल का यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें होंगी। अभी ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट नहीं आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी वो प्राइस अब्जॉर्ब कर लिया है। कर लिया है बहुत जी। सारी कंट्रीज में प्राइस अगर फ्यूल का बढ़ चुका है तो उसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ही सारा कुछ, सब सारे कुछ सेक्टर होता ही है। बढ़ते हैं। इनफैक्ट इंडियन ऑयल ने बढ़ाया भी है, प्रीमियम पेट्रोल पे उन्होंने रेट बढ़ा बहुत दिया शायद। नॉमिनल बढ़ाया, विच नॉमिनल इज लाइक बढ़ाया। 2 रुपीज ऑन अ ओके। प्रीमियम प्रोडक्ट। ओके। बट लेकिन गवर्नमेंट अभी बहुत अच्छे से मैनेज करके बैठी मैनेज है, करेगी, किसी नो भी डाउट। प्रोडक्ट पे नहीं आया इम्पैक्ट। बट यस, अवेलेबिलिटी का इशू है, तो वहाँ पे जो डायरेक्टली इम्पेक्टेड है उनके शेयर्स भी बहुत डाउन हुए हैं। और उन सेक्टर्स में अभी प्रॉब्लम रहेगी जब तक एनर्जी इज द क्राइसिस। ओके। ठीक है, तो पहला इम्पैक्ट मैं बोलूंगा कि सीमेंट, पेंट इंडस्ट्री, इन सब पे है। एंड जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते थे लोग, उनको बहुत भारी नुकसान है। पिछले 1.5-2 साल में वो कहते थे कि जैसे आज लगाओ पैसा कल कमा लो, इस तरह के इन्वेस्टर हमेशा नुकसान में रहते हैं। क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशंस में हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ही करता है, वो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म में कमाने के लिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको कभी भी इस तरह की साइकिल्स का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो तो बैठे ही लॉन्ग टर्म के लिए है। ये सिचुएशन आएगी, ये विल एवरेज आउट और वो निकल जाएगी सिचुएशन। तो आई वुड से कि जो सेक्टर है इस टाइम पैसे में लगाने का, वो वही कंपनीज हैं जो बड़ी हैं और जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी नहीं है। लेकिन जो आपके पास ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, उसको कोशिश करिए, या तो आप एवरेज कीजिए अगर बहुत कम आ गया है। लेकिन आपको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए क्या वो बिजनेस ठीक है, लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कब तक आ सकती है। और आई वुड से पुराना जो एक्सपीरियंस होता है आप उसका निकालिए, उसका ट्रैक देखिए कितना अच्छे से मैनेज हुआ है, उन्हीं शेयर्स में लगा, और कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आप एंटर अगर आज करना चाहते हैं मार्केट में, तो जैसे मैंने कहा कि स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करें। अगर आपने 100 रुपये लगाने हैं तो शुरू में 10-10 रुपये करके ही लगाएं, डायरेक्ट मार्केट में लगाना अभी टाइम नहीं है। जो भी न्यू इन्वेस्टर है, आई वुड से कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। म्यूचुअल फंड बहुत लेवल पे आपका रिस्क मिटिगेट कर देता है। आप एक कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फंड पकड़ें अच्छे फंड हाउस का और उसमें इन्वेस्ट करें, सो दैट फंड मैनेजर आपका बहुत सारा बर्डन उठा लेता है। उसको पता है कि इक्विटी का एलोकेशन कब बढ़ाना है या कब नहीं बढ़ाना है। राइट राइट राइट।
तो इसलिए ट्रेडर्स के लिए यही एक राय है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म में ना सोचें कुछ भी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वार सिनेरियो में आप जैसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनका हाथ थामे रहें, हैं? तभी तभी जो है यहाँ से नेविगेट कर और पाएँगे। मनोबल बढ़ाए रखें मनोबल कि बढ़ाए रखें। घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी नहीं रुकती और वो हुँ, ऊपर ही जानी है। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि आदमी और मार्केट को ऊपर ही जाना है, हुँ। तो इसलिए डरने का कोई बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। जाना है तो ऊपर जाना है। तो सुमित जी आप कहाँ से ऑपरेट करते हैं? आप दिल्ली से ऑपरेट करते हैं या मैं एनसीआर गुड़गांव से? से करता हूँ। आप गुड़गाँव से ऑपरेट करते जी, हैं। ओके, मेरा दिल्ली आना बहुत लगा रहता है, क्योंकि मैं सिंस बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ। ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो मेरी स्कूलिंग, फिर इसके क्लाइंट्स भी ज़्यादातर दिल्ली में हैं, हुँ। तो दिल्ली में आना जाना बहुत होता है। बट गुड़गांव से मेनली ऑपरेशन वहीं से है। आपने तो बातें बड़ी अच्छी बताई मुझे और कॉन्फिडेंस भी दिया। कभी ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट का आपने चाहते या जाने-अनजाने में कुछ ऐसा किया कि आपको बड़ी गालियाँ सुननी मिली? जाने अनजाने में गालियाँ सुनने वाली स्टेज नहीं आई, हुँ। बट यस, कभी कभी क्लाइंट का एक्सपीरियंस नेगेटिव कभी कभी हो ही जाता तो है। जब वो ब्लेम करते हैं तो आप कैसे उसको ले पाते हैं? टैक्टफुली मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसका कंसर्न कितना सही है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका जो शैतानियत का ज़माना था, आपको गुस्सा आ गया अब कि इसने वो मुझे तो बहुत बोल दिया, स्टार्टिंग मैं ऑफ देख द लेता करियर हूँ। में रहा, जब कुछ नादानियां करी। हुँ, बट धीरे धीरे समझ में आया कि क्लाइंट इज द किंग। अगर हुँ, आपको बिजनेस करना है या किसी भी इसमें रहना है, तो आपको क्लाइंट को तो बियर करना पड़ेगा, क्योंकि वही क्लाइंट जब आपको सुना रहा है और हुँ, आपने अच्छे से सुन लिया हुँ, और उसको अच्छे से मैनेज कर दिया, उसकी क्वेरी अच्छे से रिजॉल्व कर दी, तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग का एक एसेट बन जाता है। फिर वो कहीं नहीं जाना आपको, क्योंकि लोग बेकार में गुस्सा नहीं करते। हुँ। जब परेशान है, किसी सिचुएशन में फंसे हैं, तभी उनको गुस्सा आता है। उस टाइम आप अगर क्या अच्छे से बात है! हैंडल कर बहुत लें, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर वो एक अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है आने वाले टाइम में। इतना बढ़िया आपने बोला ना, अभी हाल ही फिलहाल में एक होली सिटी हॉस्पिटल है, हम्म, वहाँ एक फीडबैक भरने के बाद मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा था, यहाँ का सिक्योरिटी इतनी अच्छी क्यों है? इतना हम्बल मैंने कहीं नहीं पाया। तो बोला सर हम लोग की सुबह क्लास ली जाती है और कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल में जो आते हैं परेशान आते हैं। एग्जैक्टली। तो तुम्हें ये देखना है कि पहला कांटेक्ट पर्सन तुम ही हो ना, गाड़ी रखवा रहे या उतारने जो भी है। तो यू हैव टू बी हम्बल। इतना सुंदर उसने बात बोली थी। और आप बिलीव करेंगे उस हॉस्पिटल में जाओ आपको सिक्योरिटी से ज़्यादा स्वीट कोई नहीं मिलेगा मैं ये कहूँगा। तो वही बात आपने बोली पहला कि एक्सपीरियंस अच्छा हो गया आपका हाँ, उसमें। हाँ, आपने भी जो बात बोली ना कि जब आदमी परेशान होके आ रहा है तो उस समय सपोर्ट करो तो फिर वो तो लाइफ लॉन्ग बन ही जाएगा ना। बन ही जाएगा। करेक्ट। क्योंकि फाइनेंस का मतलब है आदमी डिपेंड होना चाहता है ना, अगर कर पाता तो फिर आपके पास आता ही क्यों आता। करेक्ट। क्या बात है सुमित जी, बहुत बढ़िया। तो आपका कहना है कि इस वॉर सिचुएशन में लॉन्ग टर्म सोच करके ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं घबराने है। की जरूरत नहीं है। और अगर घबराना पड़े आप तो फिर आप जैसे एक्सपर्ट्स को भी वो कांटेक्ट कर सकते कांटेक्ट कर हैं। सकते आपको कैसे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा, क्योंकि आज आप ओपनली हमारे साथ हैं तो अच्छा होगा कि आप अपने बारे में बताएं कि आपका कोई ईमेल है, वेबसाइट है या फ़ोन नंबर है। हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8130263646। ओके। एंड आप सर्च करेंगे तो मेरा वेब पेज भी मिल जाएगा, श्रीजी फाइनेंशियल श्री सर्विसेज जी ऑन फाइनेंशियल। फेसबुक। कोई ऐप है आपका? मेरा ऐप है, जब वो क्लाइंट ऑनबोर्ड हो जाता है उसके बाद एक ऐप है। अच्छा। उससे क्लाइंट अपने आराम से सारे फंड्स मैनेज कर सकता है, एंड ही कैन सी डेली चेंजेस इन द फंड्स। और कहीं भी कुछ ट्रांजेक्शन करनी है, परचेज सेल ये सब, वो दैट इज़ एग्जॉस्टिव ऐप, और वो बहुत ही अच्छी है। उसका एक्सपीरियंस क्लाइंट्स का बहुत अच्छा रहा अच्छा है आया उस पर। हुआ है। मैं इसलिए पूछना चाहा आपसे क्योंकि मुझे खुद लगता था कई बार कि मैं आपके भरोसे तो हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता था मेरे कंट्रोल में भी होना चाहिए। कंट्रोल होना ये चाहिए। भी एक साइकोलॉजिकल इश्यू होता है ना कि आदमी हम्म। चाहता है पार्शियल कंट्रोल, पार्शियल ये, हम्म। क्योंकि दिमाग ऐसी चीज़ है जो वो उसको भटकाता इट इज़ रहता योर है हार्ड कभी-कभी। अर्न मनी, तो आदमी हाँ, कहता तो है मेरी हार्ड समटाइम अर्न मनी हाँ, मेरे कंट्रोल में होनी हाँ, तो चाहिए, मुझे भी हो कि मैं देख पाऊँ। देख पाए तो वो तो। ऐप है आपके बिल्कुल पास है। ना, क्योंकि ऐप ही मुझे लगता है कि फिर वो क्रेडिबिलिटी है, हाँ, आजकल की क्रेडेंशियल्स जनरेशन है। वैसे भी ऐप्स वगैरह पे बिलीव ऐप्स पे करती ही है। होती है, बिल्कुल। पहले जो एजेड लोग थे वो तो कहते कि एक स्टेटमेंट हार्ड कॉपी हाँ, चाहिए, बट हाँ, आज की जनरेशन को ऐप भी चाहिए, ऐप चाहिए। सारा एक्सेस चाहिए, सारा ट्रांजेक्शन राइट्स राइट, चाहिए, राइट, विच राइट, इज राइट। लाइक इट इज द नीड ऑफ द आवर, तो इट हमारे इज़। पास है वो सब चीजें। वंडरफुल। सुमित जी थोड़ा आपके परिवार के बारे में बात करें। जी, कुछ बताना चाहेंगे आपके परिवार में कौन है? मेरे दो बच्चे हैं। हम्म। एक वाइफ है, शी इज अ होम मेकर। हम्म। बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत क्यूट हैं। हम्म। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं हम्म। मेडिकल, बट दे आर डूइंग फाइन। हम्म। और शायद जिंदगी का लेसन यही है कि आपको हर चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए। राइट, राइट, राइट। तो हाँ, इश्यूज तो लगे ही रहते हैं, जिंदगी है तो लगा ही रहेगा। हम्म, तो आपके एक बेटा है और एक बेटी, एक बेटी। और वाइफ आपकी होम मेकर है। जी, उन्होंने शुरू में कभी काम नहीं किया? उन्होंने बहुत अच्छी कंपनीज में काम किया, बट हम्म। सिंस
नाउ देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ द किड्स, हुँ, एंड हम बिलीव करते हैं बच्चों को विरासत अपनी माँ से ही मिलनी चाहिए, हुँ, हुँ, नौकरों से नहीं। हुँ, हुँ, तो इसलिए शी वाज इन इन्फोसिस, शी वाज हुँ, इन टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरी हुँ। ऑन वेरी गुड रोल्स। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी थी? टाइम्स ऑफ इंडिया ओके। में भी थी, बट अभी हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे ही हैं। हुँ, अर्निंग के लिए मैं बहुत हूँ। आप अर्निंग के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि हर बंदे को एक लड़ाई लड़नी है, हुँ, तो शी इज फाइटिंग फॉर द करियर ऑफ द किड्स एंड किड्स, आई एम फाइटिंग फॉर द हुँ, फैमिली। फैमिली। सो यू बोथ आर फाइटर्स हैं, वॉरियर्स कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ आप कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को, अगर आपको देना है कुछ जेन ज़ी या मिलेनियंस, मैं ये वर्ड भी नहीं बोल पाने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपके इस समय जो है ना, नए ऐसे टारगेट कस्टमर हो मार्केट सकते है। हैं, तो उन्हें मैं आप अगर कुछ एडवाइस करना चाहें, उन्हें किस डायरेक्शन में कैसे सोचना चाहिए? एक ही बात कहूँगा, हमारे देश में कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज़ आगे नहीं है। हुँ, हुँ, तो अभी आप अगर छोटा-छोटा भी जोड़ते हैं, वो इतनी बड़ी अमाउंट हो जाएगी, आपको कभी सोशल सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंस नहीं रहेगी। हुँ, तो अपने लिए पैसा जोड़ना और बहुत अर्ली स्टेज पे जोड़ना हुँ, हमेशा एडवाइजेबल है, क्योंकि मैंने भी अपनी सेविंग्स जब जॉब में स्टार्ट करी थी, तो मैं बिज़नेस के लिए स्टैंड ले पाया। हुँ, और वो पैसा ही आपको सपोर्ट देगा जब आपको कोई लाइफ में कोई कॉल लेनी पड़ेगी, कोई हुँ, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते हैं, या बिज़नेस स्टार्ट करना है, हुँ, या आपको अपने जीवन में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पैसा ही चाहिए। हुँ, हुँ, तो पैसा जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले एफर्ट ये करना है कि आप जैसे ही अर्निंग स्टार्ट करें, उसका एक अच्छा अमाउंट जोड़ना स्टार्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। हुँ, कंपाउंडिंग इतना अच्छा रिजल्ट देगी कि मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगर एक आदमी एक 10,000 की एसआईपी अगर 10 साल चला ले, तो वो 20 लाख रुपए आराम से जोड़ सकता है। हुँ, और वो मल्टीप्लायर अगर वो 30 ईयर्स रुक गया, हुँ, तो ही विल बी ए करोड़पति। हुँ, तो कई सारे ऐसे कैलकुलेटर हैं जिस पर आप जाके चेक कर सकते हो कि कंपाउंडिंग का इतना बड़ा इफेक्ट आता है हुँ, हुँ, कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि कितना बड़ा अमाउंट वो एक्युमुलेट कर सकता है। कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि जिनको अगर इस फ़ील्ड में आना हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे अगर आज मैं चाहूँ भी हम्म। कि मैं खुद क्यों नहीं अपना फाइनेंस हैंडल कर सकता। हालाँकि जब आज से मुझे 15 साल पहले याद है, मेरे फ्रेंड कहा करते थे कि सर आप भी सीख लो ना, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। बहुत लोग करते भी हैं, वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, डेली जी। ट्रेडिंग एंड ऑल। जी। इसमें अगर यंगस्टर्स को आना है, अगर इसको अपना प्रोफ़ेशन बनाना है किसी को, हम्म। तो किन चीज़ों की दरकार होनी चाहिए? उनको कैसे इसे सबसे पहले अप्रोच करना अंडरस्टैंडिंग चाहिए? फाइनेंस की होनी चाहिए। मतलब आदमी को पहले एक बैकग्राउंड जैसे होता है, इन्वेस्टमेंट समझे कि क्या एग्जैक्टली यू है। मीन टू से कोई बीकॉम टाइप का कोर्स करें या कैसे? नहीं, कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ें रेगुलर। हुँ। आप इन मार्केट को समझें, पहले उतरने से पहले इस फील्ड में आपको पहले ये समझना है कि क्या ये मार्केट मुझे समझ में आती है। ये तो आपने हमें बताया कि अगर हम्म। हम एज़ एमेच्योर जाना चाहें, हम्म। लेकिन आपकी तरह अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आना चाहता हो, हम्म। तो वही सेम ट्रैक है जैसे आपने बीकॉम किया जी। और उसके बाद क्या करना चाहिए? बीकॉम करने के बाद आप अगर सीए करना चाहते हैं हुँ, या फिर हुँ। एमबीए इन फाइनेंस करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। ये करिए, एटलीस्ट आपको फाइनेंस का बैकग्राउंड तो पता चलेगा कि हुँ, क्या हुँ। क्या चीज़ें हैं। तो क्या-क्या वंस हैं, सीए, एमबीए, एमबीए अ, और कुछ कोर्सेज हैं ये जैसे बीकॉम, एमकॉम नहीं पढ़ाते हैं ये सारे? बीकॉम को एमकॉम में आप एक लेवल तक समझते हैं। अगर ओके। आप सीए हो गए तो आपको एक अकाउंटिंग लेवल की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़नी आ जाएगी। ओके। सेम वे एमबीए में अगर फाइनेंस में आप हो, तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस शीट पढ़नी आएगी, कंपनी का इंटरनल वर्किंग समझ में आएगी। जब कंपनियों की इंटरनल वर्किंग समझ में आएगी, हुँ। देन यू विल बी एबल टू लिंक ऑन अ मैक्रो लेवल ओके। कि वो कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं, कितने साल का आपको उनका ट्रैक पढ़ना है, उनकी हुँ, प्रॉफिटेबिलिटी पढ़नी है, उनका ईपीएस पढ़ना है, हुँ, हुँ। और कितना पीई चल रहा है। ये सब चीज़ों के लिए थोड़ी इंट्रिकेसीज हैं, और वो अगर पढ़ ले आदमी ढंग से, तो वो फाइनेंशियल मार्केट में कभी भी घुस सकता है। और अपना काम शुरू कर सकता है। अपना काम शुरू करने के लिए सर मैं कहूँगा तजुर्बा लेना चाहिए आदमी को, किसी हुँ। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में सीखे काम, अच्छा, उनके साथ पहले सीखें। पहले सीखे। हुँ, क्योंकि हुँ। जब आदमी अपने पैसा लगा के सीखता है, हुँ, तो उसमें लॉस के चांसेस हैं, फिर हुँ। आपको हैंडलिंग नहीं आती है। तो दूसरों को पैसा लॉस करा के सीखो। नहीं, आप ये देखो कि आपसे तजुर्बे में कौन ज़्यादा है या इस जी, इंडस्ट्री में पहले कहाँ है। जी। उनसे आप, जैसे आप एक होता है ना लॉयर, पहले दिन बड़ा लॉयर नहीं हुँ, बनता। हुँ, वो किसी अच्छे लॉयर के अंडर प्रैक्टिस करता है, हुँ, चीज़ों को सीखता है, हुँ, मैकेनिज्म को समझता है हुँ, कि हुँ, कैसे लॉ, कहने को लॉ बहुत सारे इन प्रिंसिपल हैं, बट उनको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो आपको आना चाहिए। आना चाहिए। तो सेम वे जो इस इंडस्ट्री में अच्छा लेवल पे काम करता है या इस इंडस्ट्री में है कई सालों से, उससे एक अपब्रिंगिंग ले आप, हुँ, उसके बाद उतरे तो शायद वो तब बेटर है। उतरें तो अच्छा है। हम्म। ओके, तो आपका कहना है कि पहले अच्छा कोर्स कर लें, सीए या एमबीए इन हम्म। फाइनेंस आफ्टर बीकॉम, एमकॉम अगर किया है, एंड हम्म। देन
work with a with a professional. reputed हाँ, professional person or company, and then you can then start you can find your out कि own आपका business. एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज कहाँ पे है। मुझे इस पे याद आया कि आपने शायद लॉ भी किया है, तो आपने किस में लॉ किया, कॉर्पोरेट लॉ या? सर लॉ मैंने जनरल करा है, हम्म, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते थे जिनकी इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे लीगल इम्प्लीकेशंस थे या हम्म, उनको कुछ मिसगाइड करा गया था। हम्म, तो वो लॉ उनको एज ए सपोर्ट करने के लिए सीखा कि भाई लॉ का अवेयरनेस पता होना चाहिए क्लाइंट्स को क्या है, ओके, क्योंकि दे आर टेकिंग एज एन एडवाइजर। और एडवाइजर को जितनी इन्फॉर्मेशन हो लॉ के बारे में, सिस्टम के बारे में, वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करती है। तो ये आपने अच्छा साइड बताया, लेकिन मुझे लग रहा है आपने डर के तो नहीं किया कि कल को इनमें से किसी ने कुछ कोर्ट केस किया तो मैं लड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, डरने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि लॉ को मैंने अभी परसू इसी लेवल पे करा है कि क्लाइंट्स की सिर्फ प्रॉब्लम्स या उनकी कंप्लेंट्स या उनके इशू रिजॉल्व करने के लिए। मैंने अभी कोई उसको ना कोई फील्ड पकड़ी है कि क्राइम या फिर सिविल। मैंने उसको इसी लेवल पर रखा है कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो उसकी क्वेरीज हैं या फिर अच्छा, ऑम्बुड्समैन वगैरह हैं, उनमें कैसे आप ड्राफ्ट कर सकते हैं तो कंप्लेंट्स यू मीन टू वगैरह। से कि एक जनरल लॉ होता है जिसको आप क्लियर करते हैं, वो सिविल क्रिमिनल ये बाद में एलएलबी बनते हैं? बेसिकली इस तरह की डेफिनेशन है, जैसे आप एलएलबी आपने एक लॉ का कोर्स कर लिया, ओके, लेकिन उसके बाद आप अपनी एक्सपर्टीज ढूंढते हैं कि किसी बड़े वकील के स्पेशलाइजेशन अंडर। जिसे हाँ, कहते हैं, जैसे ओके, आप क्रिमिनल में जाना चाहते हैं, सिविल ओके। में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से डेडिकेशन देनी पड़ेगी। सिर्फ डेडिकेशन या कुछ और पढ़ना होता है? वो ऑन फील्ड आता है सर, कोर्स तो आप जितना मर्जी करो, अच्छा, लेकिन कोर्स जब एक ही है, कोर्स एक ही है, एक ही है, उसके बाद आप बट फील्ड से आपकी एक्सपीरियंस प्रैक्टिस लेते कितनी अच्छी जा रही है या हैं। आप ओके, उसमें और कितना डीप घुस रहे हैं। मतलब उसके ओके, बाद ये होता है कि आजकल जैसे साइबर क्राइम आ रहा है, तो साइबर क्राइम के अंदर जो जितना जल्दी एंटर कर जाएगा हम्म, या उसको जितने लॉस को अच्छे जल्दी पढ़ लेगा, हम्म, तो वो उसी फील्ड में स्पेशलाइज हो जाएगा। हम्म। क्रिमिनल के लिए आप किसी अच्छे क्रिमिनल और जो लॉयर है या ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस, ओके। सो प्रैक्टिस इज व्हाट इट ऑल बेसिकली। इट ऑल बॉयज डाउन टू प्रैक्टिस। ओके, ओके। तो चलिए, अच्छा है, मुझे लगता है कि आपने अगर लॉ कर लिया तो आपकी सर्विसेज और इफेक्टिव होंगी। जी, आपका जो एरिया है वो बढ़ गया, करेक्ट। तो कस्टमर भी आपके थ्रू क्लाइंट कैन बहुत सारे। रिलाई कि बेसिकली इनको नॉलेज सिर्फ फाइनेंस की नहीं, हाँ, इनके लीगल भी साथ है। लीगल तो भी है। अब फाइनेंस के अंदर आप सब्सिडी बात करें तो प्रॉपर्टी इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम्म, जो भी कोई इंडियन अगर करता है उसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उसकी प्रॉपर्टी ही होती है। प्रॉपर्टी में। और प्रॉपर्टी में कई बार कुछ छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो फाइनेंशियल को लीगल कर देते हैं। हाँ, उस टाइम पे आप अगर उनको बेसिक लेवल पे इक्विप कर दें तो क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि एक ही तो आदमी आपके से। क्लाइंट जो हैं चाहें तो प्रॉपर्टी पेपर्स भी आपसे रिव्यू करा सकते हैं, इज प्रॉपर्टी इट? पेपर्स आई वुड नॉट से, बट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे एक क्लाइंट की डेथ हो गई। हम्म, उनके बाद कुछ उनके रिलेटिव्स ने उस प्रॉपर्टी पे हम्म। कुछ क्लेम सूट किया, करने क्लेम करने जी, का सोचा। जी। तो मुझे बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी, तो उनको हम्म, मैंने गाइड करा, उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट आया कि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। हम्म। तो वो एक लॉ का जो एपेटाइट था वो वहां पे बहुत काम आया है। काम में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो यू आर एक ऐसे शॉप हैं, एस जी फाइनेंशियल, यू सेड, यस सर। कि जहाँ पर अगर हम चाहें तो आपसे बहुत सारी सर्विसेज ले सकते हैं, along with reliability and credentials that you have developed. बहुत बढ़िया। तो हम ख़त्म करते हैं आज का ये डिस्कशन, सुमित जी, बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा, इन्हें काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और अगर ये ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आपने अपने कॉन्टैक्ट्स बताए ही हुए हैं, जो कि हम अपने वीडियो में भी लॉन्च कर देंगे, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, और हो सकता है हम फिर कभी मुलाकात करेंगे, सुमित जी। धन्यवाद।